ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पे मैं नितेश दवे स्वागत करता हूं। लॉकडाउन में आप सभी घर बैठे हमारी कक्षाओं का पूरा सदुपयोग करेंगे, पूरा लाभ लेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। चूँकि हम लोग आगे बढ़ने के लिए इस सेटअप को काम में ले रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं वे सब इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कैसी लगी है हमारी क्लास। तो कल हमने प्रारंभ से शुरू किया था और जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई किस प्रकार से वाक्य बनता है और वाक्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से वो आवश्यक तत्व होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदि। आज उससे आगे की क्लास लेता हूँ मैं, आज उससे आगे का जो मैटर है वो मैं आपको बताता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एकेडमिक और कंपटीशन दोनों कक्षाओं के लिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, तो हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम देखेंगे कि हमने रचना के आधार पर 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया। एक साधारण वाक्य जिसको सरल वाक्य के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा एक संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इन सबको समझने से पहले हमें इनके लिए 2 शब्द और उसके अर्थ को समझना जरूरी है। वो हैं उद्देश्य और विधेय। ध्यान करेंगे, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, यानी वाक्य का जो कर्ता है वो इस रचना के आधार वाले भेदों में उद्देश्य कहलाता है। और विधेय का मतलब होता है कार्य या शेष वाक्य। जैसे किसी ने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम उसका उद्देश्य हो गया और उसका विधेय जो है वो पुस्तक पढ़ना हो गया। इसी प्रकार से मोहन चतुर बालक है, तो मोहन उसका उद्देश्य हो गया और चतुर बालक शब्द जो है वो विशेषण उसका, ये शेष वाक्य विधेय हो गया। तो ध्यान करेंगे, उद्देश्य और विधेय के आधार पर हम इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताता हूँ साधारण या सरल वाक्य। नाम से ही पता चलता है साधारण है, सरल है, तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें अपन सीधा देखेंगे। इसकी परिभाषा की अगर बात करूं, इसकी परिभाषा की अगर बात करूं तो जहां एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो, वह साधारण या सरल वाक्य
कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही हमारी क्लासें वो बिल्कुल सिस्टम से और विद्यार्थियों के साथ ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगी। अभी समय के सदुपयोग के लिए हम इन कक्षाओं का उपयोग करें ताकि जब दूसरी बार और पढ़ें तो हमारा रिवीजन हो जाए, तो इनका विशेष ध्यान रखें। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कक्षा 9-10 से लगा के 11वीं 12वीं और उसके बाद में जो कंपटीशन की कक्षाएं हैं उनके लिए भी बराबर रूप से उपयोगी हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे जो है गुरुकुल साइंस एकेडमी के इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जहां एक उद्देश्य एक ही विधेय हो, साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता भोजन पकाती है। तो ये दो मैंने वाक्य लिखे हैं, दोनों के दोनों ही साधारण या सरल वाक्य हैं। इनमें हम देखेंगे राम जो है वो उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ना ये विधेय है। ठीक इसी प्रकार इसमें सीता उद्देश्य है और भोजन पकाने का काम जो है वो विधेय है। फिर से परिभाषा की ओर चलेंगे। लिखा है एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो हम देखेंगे कि यहाँ राम कर्ता एक है, इसलिए कर्ता बराबर उद्देश्य, तो ये उद्देश्य हो गया। और शेष कार्य या वाक्य जो है, शेष वाक्य जो है वो विधेय हो गया। तो जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। इस टॉपिक को लेके कई गाइडों में कई जगह पर हमने देखा है बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो आज आपकी जो सारी भ्रांतियां हैं वो सब की सब इस चैप्टर में इस टॉपिक के साथ आज यहाँ पर समाप्त होने वाली है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे साधारण या सरल वाक्य तो एकदम सरल है जैसा कि इसका नाम है, लेकिन आगे आगे बढ़ते जब हम मिश्र वाक्य तक पहुँचेंगे तो भाई थोड़ी सी इसमें समस्या भी बनेगी। लेकिन आप सभी बने रहें, बड़े गौर से ढंग से इसको समझें। और कल भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जब भी आप लोग मेरी कक्षाएं देखें तो एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ लेकर बैठें ताकि आप इनको नोट कर सकें या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकें, कुछ भी कर लें ताकि आपके लिए स्थिर हो जाए ज्ञान और आगे काम आए। तो यहाँ हमने साधारण वाक्य को पढ़ा, सरल वाक्य को पढ़ा। कमेंट में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको उसके आंसर आपको सीधे बता दूंगा ताकि आपको इस प्रकरण को लेके कहीं कोई समस्या नहीं रहे। तो साधारण या सरल वाक्य के बाद में अब हम आगे बात करेंगे ये हो चुका है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य जैसा कि नाम से ही आपको पता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, संयुक्त का मतलब होता है साथ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संयुक्त वाक्य में भी वाक्य का जोड़ा होगा या अपन इसकी परिभाषा में सीधे ही लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा एक बार मौखिक रूप से भी मैं आपको बता दूं, मौखिक रूप से भी मैं आपको बता दूं इसकी परिभाषा कि यहाँ दो सरल वाक्य मिलकर और एक संयुक्त वाक्य बनता है। दो सरल वाक्य मिलकर और एक संयुक्त वाक्य बनता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। दो सरल वाक्य का मतलब हो गया एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय। तो ध्यान करेंगे जहां दो सरल वाक्य हों,
अर्थात दो सरल वाक्यों के मिलने से एक संयुक्त वाक्य बनता है। जहां दो सरल वाक्य मिल जाएंगे वहां एक संयुक्त वाक्य बनेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये दोनों सरल वाक्य जो हैं आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता है, ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। यहां हम लिख सकते हैं इनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता। यानी जब हम लिखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है और सीता भोजन पकाती है, तो इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे हमने दो सरल वाक्य लिखे थे, उन्हीं को हम यहाँ उदाहरण के रूप में वापस लिख देते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता भोजन पकाती है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को हमने इस कोमा के माध्यम से जोड़ दिया है आपस में। अगर यहाँ परंतु लगा दें, और लगा दें, तथा लगा दें, ऐसा कोई भी संयोजक चिन्ह लगा दें, दो सरल वाक्यों को एक साथ लिखना संयोजक चिन्ह के माध्यम से, तो यहाँ हम देखेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, राम एक उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ना एक विधेय है। ये एक उद्देश्य है, ये एक विधेय है। इसी तरह सीता एक उद्देश्य है और भोजन पकाती है, यह एक विधेय है। तो जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय, एक सरल वाक्य, प्लस एक उद्देश्य एक विधेय दूसरा सरल वाक्य, तो जहाँ दो सरल वाक्य मिलते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। लेकिन आपस में दोनों का कोई संबंध नहीं होता। अगर आपस में संबंध हो जाएगा तो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमने संयुक्त वाक्य में यही जाना है कि जहाँ दो सरल वाक्य हों, ये भी सरल वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय, इधर भी एक उद्देश्य एक विधेय, ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम, और लेते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं और गोपाल दूध पीता है। गोपाल दूध पीता है। तो यहाँ देखेंगे पिताजी जो है एक उद्देश्य है, अखबार पढ़ना एक विधेय है, एक उद्देश्य एक विधेय प्लस एक उद्देश्य एक विधेय। कहने का मतलब है दो सरल वाक्य बराबर एक संयुक्त वाक्य। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्य हमने कर लिया, संयुक्त वाक्य हमने कर लिया। प्रश्न जो है वो ज़्यादातर मिश्र वाक्य से पूछे जाते हैं। मिश्र वाक्य भी 4 प्रकार के हैं और उन चारों में से जो चौथा प्रकार है उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ में हम इस बात पर भी गौर करें कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पूरी व्याकरण कराई जाएगी, टू द पॉइंट एक एक चीज आपको बताई जाएगी। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सब चीजें आपको बताई जाएगी। तीसरा नंबर बिंदु जो है वो लेता हूं,
इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी, क्यों नाम है मिश्र वाक्य। देखो व्याकरण में एक सिद्धांत होता है भाई, जैसा नाम वैसा काम। जैसे इसने कहा सरल तो ये सरल था, एक उद्देश्य एक विधेय, बात खत्म। इसने कहा संयुक्त तो इसमें बात हो गई दो सरल वाक्य बराबर एक संयुक्त वाक्य, यानी दो आपस में जुड़े हुए। इसी प्रकार मिश्र, मिश्र का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का मिश्रण, सबका मिला जुला रूप। तो ध्यान करेंगे मिश्र वाक्य के अंदर क्या होता है। मिश्र वाक्य में 4 शर्तें हैं। अमूमन किताबों में 1 या 2 शर्तें बताई जाती है। मोस्टली जो मैं यहाँ पे चौथा रूप जो बताता हूँ वो किताब में ज़्यादा विशेष रूप से एक ही रूप दिया जाता है। तो ज़रा ध्यान करेंगे, यहाँ मिश्र वाक्य से संबंधित आप बेफिक्र होकर इस सारी चीज़ को जान सकते हैं। अलग अलग गाइडों में अलग अलग जगहों पर आपको इसको लेके भ्रांतियाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ आज एकदम क्लियर होने वाला है। तो थोड़ा फोकस करें, ध्यान करें। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का पहला, जहां उद्देश्य एक तथा विधेय अनेक हों। पहली शर्त, पहली बात ये कह रहा है एक उद्देश्य हो और अनेक विधेय हो। उद्देश्य नाम कर्ता, विधेय नाम कार्य। अब देखते हैं, मोहन पुस्तक लेकर विद्यालय गया। यहां काल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे काल इसने भूतकाल हो गया गया, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां हम देखेंगे मोहन पुस्तक लेकर विद्यालय गया, इसमें उद्देश्य कौन है? इसमें उद्देश्य है मोहन, एक उद्देश्य। लेकिन विधेय कितने हैं ध्यान करेंगे। पुस्तक लेना ये एक विधेय है और विद्यालय जाना ये दूसरा विधेय है। तो ध्यान करेंगे, जहां उद्देश्य एक हो और जहां विधेय अनेक हो वहां मिश्र वाक्य होता है। यह पहला तरीका है, यह पहला जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया। इसमें ध्यान यही रखना है, उद्देश्य एक होना चाहिए, विधेय अनेक होने चाहिए। अनेक एक से 2 हो सकते हैं, 2 से 3 4 जितने भी हो सकते हैं, बहुवचन में होने चाहिए, ध्यान रखें। उसके बाद में इसकी जो दूसरी शर्त आती है वो आती है जहां उद्देश्य अनेक हो तथा विधेय एक हो। उद्देश्य ज्यादा हो लेकिन विधेय एक हो, इसका मतलब कर्ता बहुवचन में हो और कार्य जो है वो एक वचन में हो। या अनेक और एक से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एक का बोध कराए वो एक वचन कहलाता है, जो अनेक का बोध कराए भाई वो बहुवचन कहलाता है। इसका ध्यान रखें। तो जहां उद्देश्य अनेक हो, अब उसने लिखा छात्रों ने मिलकर पौधा लगाया। उदाहरण से समझेंगे। छात्र बहुवचन है यहां पर, लेकिन काम जो इन्होंने किया है वो एक वचन का ही किया है। ये विधेय जो है, उद्देश्य जो है यहां पर अनेक है, उद्देश्य बहुवचन में है, लेकिन इसका जो विधेय है पौधा लगाया वो विधेय एक ही है, एक ही काम किया है। तो इसका जस्ट उल्टा यहां पर हो गया। यहां था उद्देश्य एक विधेय अनेक और यहां है उद्देश्य अनेक और विधेय एक। अब आगे बढ़ते हैं। सरल है, बिल्कुल सरल है। जैसे एक पॉइंट हमने समझ लिया, दूसरा उसका उल्टा है। अब तीसरा जो बिंदु है उसमें दोनों ही अनेक होंगे। तीसरा जो बिंदु है उसमें हम देखेंगे, तीसरे बिंदु के अंदर हम देखेंगे जहां उद्देश्य
तथा विधेय दोनों अनेक हो। 3 पॉइंट्स में तो कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले में यह था उद्देश्य एक विधेय अनेक, दूसरे में था विधेय एक उद्देश्य अनेक, और तीसरे में उद्देश्य और विधेय दोनों अनेक हों। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। छात्रों ने वाटिका में पौधे लगाए। ध्यान करेंगे, छात्र बहुवचन है और इधर पौधे भी बहुवचन हैं, तो जहाँ उद्देश्य भी अनेक हों और विधेय भी अनेक हों तो दोनों ही अवस्था में यहाँ मिश्र वाक्य बनता है। ऐसे अन्य अन्य उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर उद्देश्य अनेक हों और विधेय भी अनेक हों, तो उसका ध्यान रखेंगे। जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों अनेक हों मिश्र वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य का जो चौथा भेद है, जो इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बार बार इससे प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है देखें, इसमें एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, ये ध्यान रखें। इस चौथे पॉइंट के अंदर एक वाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो, जहां दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो। यहां 2 वाक्य होंगे, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पर आश्रित होगा, डिपेंड होगा, यानी पहले वाक्य के कारण से ही इस दूसरे वाक्य का अर्थ या पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो सीधा हम देख सकते हैं इसमें एक उदाहरण, वह मोहन है, वह मोहन है जयपुर में रहता है। तो इस वाक्य में अगर हम जरा ध्यान करें तो हमें लगेगा कि जयपुर में रहता है। अगर इतने से वाक्य को हमने पढ़ा, दूसरा वाक्य है ये, दूसरा वाक्य उपवाक्य है ये, दूसरा वाक्य अगर पहले पर आश्रित हो, यानी दूसरे वाक्य की जिज्ञासा का समाधान पहले वाक्य से प्राप्त होता हो, तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। ध्यान रखें, देखने में संयुक्त वाक्य का भेद और मिश्र वाक्य का यह भेद, देखने में एक जैसा लगता है लेकिन उसमें एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। उसमें हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, कोमा सीता भोजन पकाती है। दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग अलग हैं भाई, लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें हम देखेंगे, अगर इतना सा वाक्य हम पढ़ें, जयपुर में रहता है, प्रश्न आता है, जिज्ञासा आती है, कौन रहता है, तो इसका उत्तर हमें यहाँ प्राप्त होगा, वह मोहन है, जयपुर में रहता है। अब पूरा वाक्य जो है कंप्लीट है। इसकी वजह से ये जो जिज्ञासा है इसका समाधान यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसलिए जहाँ पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। एक और उदाहरण देखेंगे हम इसका। उसने कहा, वह लाल कार देखो, मेरे भाई गोविंद की है। दूसरा वाक्य बड़े ढंग से ध्यान से देखेंगे, वह लाल कार देखो मेरे भाई गोविंद की है। अब यहाँ पर इसने इतने से वाक्य को अगर पढ़ा, दूसरे वाक्य को पढ़ा, हमेशा ऐसे ही देखना है, इसको भूलकर एक बार हमको ये दूसरा वाक्य पढ़ना है कि मेरे भाई गोविंद की है। अगर कोई जिज्ञासा बचती है तो उसको हम यहाँ से देखेंगे कि वह लाल कार देखो। अगर बात समझ में आई कि भाई लाल कार है वो मेरे भाई गोविंद की है, तो इस प्रकार से यह मिश्र वाक्य का जो अपने
सिस्टम है वो यहाँ पे अपने पूरा होता है। ये मिश्र वाक्य का जो चौथा भेद था, चौथा तरीका था, वो मैंने आपको बताया। यहाँ ध्यान करेंगे कि मिश्र वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों अनेक हो, तीसरा भाग ये हो गया। चौथे भाग में हमने देखा दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो, तो इसमें भी ये दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है, इसमें भी ये दूसरा वाक्य इस पहले पर आश्रित है। तो ऐसी स्थिति में मिश्र वाक्य होता है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि वर्ण वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर बना वाक्य, और उसके बाद में जो वाक्य है उसके 3 तत्व जरूरी होते हैं, जैसा हमने कल की क्लास में देखा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। साधारण या सरल वाक्य जो है उसमें हमने पढ़ा कि भाई साधारण वाक्य जो है इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सीधा सिंपल होता है। विद्यार्थी विद्यालय जाता है, गोपाल पुस्तक पढ़ता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ऐसे सारे वाक्य जो हैं साधारण या सरल वाक्य में आते हैं। फिर हमने दूसरे बिंदु में देखा संयुक्त वाक्य में, जहाँ 2 सरल वाक्य जो मिलकर आते हैं और उसके अंदर जो है आपस में उनका कोई संपर्क नहीं होता, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। जैसे उसने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है और फिर कॉमा लगा दिया, किंतु लगा दिया, और लगा दिया, परंतु लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, फिर उसने कहा कि सीता भोजन पकाती है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और यहाँ तीसरे नंबर पे बात आई मिश्र वाक्य की, तो इसमें हमने पहले पॉइंट में पढ़ा उद्देश्य एक हो, विधेय अनेक हो, राम पुस्तक पढ़कर सोता है, तो ये भी मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाएगा। फिर हमने देखा कि जहाँ पर विधेय अनेक हो, जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों अनेक हों, इसके बाद में हमने देखा कि जहाँ दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो, तो ये चौथा प्रकार जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थी संयुक्त वाक्य के उदाहरणों में और मिश्र वाक्य के इस उदाहरण में भ्रमित हो जाता है। अमूमन हमें एक ही चीज़ समझनी है, सरल संयुक्त में 2 जुड़े हुए, मिश्र में सभी प्रकार का मिश्रण होता है। मिश्र के जो 4 भाग थे मैंने आपको बताए। आशा है कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पढ़ें, समझें। प्रश्न हैं तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। आपका वाक्य से संबंधित एक भेद यहाँ पर समाप्त होता है, जो कंपटीशन के बेसिस पर। वैसे तो ग्रामर बहुत लंबी चौड़ी है, जिसका हम फुल डिस्कशन में अगर उतरते हैं तो ग्रामर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जितने हमारे काम की चीज़ है मैं उस चीज़ को टच करते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस बेसिस टीचिंग है वो यही कहती है कि जहाँ से प्रश्न बनता है वही चीज़ें विद्यार्थियों को बताई जाए, वही चीज़ें हमारे प्रतिभागियों प्रतिस्पर्धा करने वाले साथियों को बताई जाए, कि कम से कम उनको इस चीज़ की जानकारी रहे कि भाई प्रश्न सही है अथवा गलत। खुद का एनालिसिस वो खुद ही कर लें। और रही बात आगे के टॉपिक की, तो कल हम संज्ञा है, सर्वनाम है, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखें। ये नोट्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इनका कर लें और आराम से कॉपी में भी लिखें। गुरुकुल साइंस एकेडमी का हमारा जो ये ऑनलाइन चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। लॉकडाउन में घर रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप सभी इस कठिन समय में समय का सदुपयोग करते हुए और इस प्रकरण में अपनी सहभागिता निभाएं।